सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स आपकी एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है इस सेमेस्टर के अंदर। ये वैसे चैप्टर ही है आपके, आगे जाके इसके बारे में पूरा पढ़ोगे आप। अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। क्वांटम क्यों जनरेट हुई थी, कहाँ लगती है क्वांटम मैकेनिक्स, कहाँ एसटीआर लगती है और कहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स लगती है, इसके बारे में तो मैं सारा बता चुका हूं आपको कि क्या क्वांटम स्टैटिक्स। अब इसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्वांटम के छोटे छोटे पॉस्टुलेट्स हैं जिनके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आज से यूनिट स्टार्ट हो रही है और ये पहला टॉपिक है आपका। आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स लिखवाए, फिर मैंने आपको क्लासिकल और उसके बारे में बताया, क्वांटम के बारे में बताया। आज से इस यूनिट का टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं और यहीं से आपके टॉपिक आएंगे भी। फर्स्ट जो हेडिंग है आपकी वो यही हेडिंग है, क्वांटम सांख्यिकी की अभिग्रहित, पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स। डाल लीजिए सारे बच्चे और इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद अपन इसको एक एक वर्ड को समझाते चलेंगे। ठीक है, जो आपको बताई थी वही सारी चीजें इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, पहले लिखो, फटाफट लिखो। क्वांटम यांत्रिकी की अवधारणा के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी की अवधारणा के अनुसार, इंग्लिश मीडियम वालों को लिखवाऊंगा, वेट कर लेना। क्वांटम यांत्रिकी की अवधारणा के अनुसार प्रकृति में घटित घटनाओं, प्रकृति में घटित घटनाओं को क्वांटम अवधारणा के अनुसार समझाया जा सकता है। प्रकृति में घटित घटनाओं को क्वांटम अवधारणा के अनुसार समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। जिस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी में, जिस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी में कण की व्याख्या करने के लिए, कण की व्याख्या करने के लिए टी समय पर कण की स्थिति x का ज्ञात होना, कण की स्थिति x का ज्ञात नहीं, ज्ञान लिखो, ज्ञान होना, कण की स्थिति x का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम सांख्यिकी की लिखो, उसी प्रकार क्वांटम सांख्यिकी के अंतर्गत, उसी प्रकार क्वांटम सांख्यिकी के अंतर्गत निकाय की व्याख्या करने के लिए, निकाय यानी आप बोल सकते हो कण भी, है ना, निकाय की व्याख्या करने के लिए एक अवस्था फलन, निकाय की व्याख्या करने के लिए एक अवस्था फलन का ज्ञान होना चाहिए, एक अवस्था फलन का ज्ञान होना चाहिए, जिसे साइन आर वेक्टर कॉमा टी से, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसे साइन आर कोमा टी से निरूपित करते हैं,
निरूपित करते हैं। इस तरंग फलन की गणना के लिए, इस तरंग फलन की गणना के लिए श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने, श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने एक मानक समीकरण, एक मानक समीकरण परिभाषित किया, जिसे परिभाषित किया, जिसे डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू करके लिखना, जिसे श्रोडिंगर अवकल समीकरण, जिसे श्रोडिंगर अवकल समीकरण श्रोडिंगर अवकल समीकरण डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कहते हैं, कहते हैं नीचे एरो डाल के एक लाइन लिखना, नीचे एक एरो डाल लिखना, तरंग फलन साइन आर कोमा टी, तरंग फलन साइन आर कोमा टी में निम्न गुणधर्म उपस्थित होने चाहिए, निम्न गुणधर्म उपस्थित होने चाहिए। आ जाओ कि जो आपके नेचर के अंदर जो फिनोमिना है ना, वो क्वांटम स्टैटिक्स से भी अपन समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्लासिकल के अंदर आपका क्या किया था, किसी भी पार्टिकल की बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस पार्टिकल का टी समय पर स्थिति फाइंड आउट कर लिया था, यानी x, t फाइंड आउट कर लिया था। उससे आप उसकी पोजीशन बता सकते थे, उसका टाइम के साथ डेरिवेटिव करके आप उसका क्या बता सकते थे, वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसके फोर्स वगैरह वगैरह सारी चीज। सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में आधार कार्ड क्या है, साइन कोमा आर कोमा टी है आपका आइडेंटिटी। इससे आप सारी चीजों के बारे में उसमें बताओगे। और इसकी कैलकुलेशन के लिए श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, मानक स्टैंडर्ड, जिसे हम श्रोडिंगर अवकल समीकरण के नाम से भी जानते हैं। समझते हो? तो क्लासिकल में किसी भी पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या ज्ञान होना चाहिए, एक्स कोमा टी का। उसी तरीके से क्वांटम में साइन आर टी का ज्ञात होना आवश्यक है। कोई दिक्कत? अभी साइन आर टी में बहुत सारी गुणधर्म होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, उनको फॉलो करना चाहिए। वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हेडिंग डालिए इंग्लिश मीडियम वाले, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स। आराम से डालो। हाँ, दिक्कत नहीं लिखो। क्वांटम, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स लिखो। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स, according to concept of quantum statics, according to concept of quantum statics, comma, effect that occurred in nature, effect that occurred in nature are explained in quantum mechanics, are explained in quantum mechanics. Let's stop. Please stop. Like to explain the particle. Please stop. To explain
the particle in classical mechanics, to explain the particle in classical mechanics, we should have find the position x at time t, position x at time t। हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी पोजीशन x किसी टाइम t पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये लाइन लिखो भाई, टाइम t फुल स्टॉप। हाँ लिखो फुल स्टॉप। in the way in quantum statics, to explain the system ब्रैकेट में लिख लो पार्टिकल, the system ब्रैकेट में लिखो पार्टिकल, we should have knowledge of the knowledge of state function, full stop लिखो। This state function is known as wave function, that is denoted by psi r comma t, psi r comma t, full stop। To calculate this wave function, Schrödinger scientist define a differential equation, that is known as डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू, that is known as Schrödinger differential equation, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। नीचे एक एरो डाल के लिखो, हाँ नीचे वाले एक एरो डालो और लिखो साइन आर कोमा टी वेव फंक्शन साइन आर कोमा टी वेव फंक्शन exist following properties, अब आ जाओ। अब आपको समझ में आ गया कि जैसे क्लासिकल में किसी भी पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल ब्रांच के अंदर हमें किसी पार्टिकल का
कार्ड दिखाने के लिए किसी समय टी पर उसकी पोजीशन पता होना चाहिए। सिमिलरली हमें क्वांटम स्टैटिक्स के अंदर या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी पार्टिकल या निकाय या सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए उसके लिए एक स्टेट फंक्शन चाहिए, और वो स्टेट फंक्शन वेव फंक्शन कहलाता है, जिसे हम साइन आर कोमा टी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कैलकुलेशन के लिए श्रोडिंगर नामक एक साइंटिस्ट था जिसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी स्टैंडर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस साइन आर टी में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब इन प्रॉपर्टीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अब जो आपको नीचे लिखवा है उसमें एक नंबर लिखवाते हुए चलना चाहिए। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एकल मानी, तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए, यह बात ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि तरंग फलन ऐसे लिखोगे सारे, इनके बारे में भी अच्छी तरीके से क्वांटम में पढ़ाएंगे। तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए, यानी आपका जो वेव फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, डबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसकी। जैसे x बराबर प्लस माइनस 2 आ गया, ऐसे नहीं, एक का सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। ठीक है, लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले उतारो। पहला पॉइंट, तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए। इंग्लिश में लिखो, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड। हाँ, दूसरा पॉइंट है कि तरंग फलन, अब ये जो एकल मानी वर्ड है ना, एकल के मानी वर्ड की जगह परिमित होना चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन है, क्या होना चाहिए, परिमित। होना चाहिए, यानी वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट। क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, परिमित होना चाहिए, यह ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट लिखो, वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट। ऐसे पॉइंट करके लिखना, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिखो, यह जरूरी नहीं है कि जो वेव फंक्शन है वो कैसा हो, आपका वास्तविक हो, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसमें आयोटा की टर्म भी आ सकती है, ठीक है ना। तो नीचे लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो तीसरा हो, तरंग फलन साइन आर कोमा टी वास्तविक हो, यह आवश्यक नहीं है। तरंग फलन साइन आर कोमा टी वास्तविक हो, यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। अर्थात तरंग फलन सम्मिश्र भी हो सकता है, अर्थात तरंग फलन सम्मिश्र भी हो सकता है। तरंग फलन सम्मिश्र भी हो सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले तीसरा पॉइंट लिखो रे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट is not necessary that wave function is real. It is not necessary that wave function is real. Wave function is real, full stop. Means it can be complex. Means it can be complex. चौथा पॉइंट लिखो, तरंग फलन सतत होना चाहिए। तरंग फलन
सतत होना चाहिए। वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, वो शुड भी लगा रहा हूं भाई, ध्यान रखना। वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, तरंग फलन सतत होना चाहिए। ये तरंग फलन के गुणधर्म चल रहे हैं। दूसरी बात, जो वेव फंक्शन होगा वो बाउंड्री पे जाके वेनिस होगा, यानी इनफाइनाइट पे उसका मान शून्य होना चाहिए मैक्स बॉर्न के अनुसार। लिखो फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ तो आ गया ना, फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखो, तरंग फलन का मान अनंत पर शून्य होना चाहिए। तरंग फलन का मान अनंत पर शून्य होना चाहिए। तरंग फलन का मान अनंत पर शून्य होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम लिखो, वेव फंक्शन शुड बी जीरो एट इनफाइनाइट। वेव फंक्शन शुड बी जीरो एट इनफाइनाइट। सिक्स पॉइंट लिखो, देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आगे जाके काम में आएगा। लिखो, तरंग फलन का प्रथम अवकलज सतत होना चाहिए। तरंग फलन का प्रथम अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव, तरंग फलन का प्रथम अवकलज सतत होना चाहिए। परंतु इसी लाइन में लिखना है, परंतु यदि वी एक्स, एक की बात कर रहा हूं अभी, आर नहीं लिख रहा, वी एक्स इनफाइनाइट हो तो, इनफाइनाइट हो तो प्रथम अवकलज असतत हो सकता है। परंतु यदि वी एक्स बराबर इनफाइनाइट है तो प्रथम अवकलज असतत हो सकता है, हो सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले को पहले पॉइंट नंबर 6 लिखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। शुड बी कॉन्टिन्यूअस। But if Vx equals to infinite, but Vx equals to infinite, then first derivative can be also, then first derivative can be, sorry, can also be, ऐसे लिखो, first derivative can also be discontinuous, can also be discontinuous। डिसकॉन्टिन्यूअस। अब वाली जो आगे वाली प्रॉपर्टी है 7 नंबर वाली, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया, ध्यान रखना, आगे जाके बहुत काम में आएगी। डबल स्टार डाल लो इस पे, अलग से भी पूछी जा सकती है, पूछे। लिखो, तरंग फलन वर्ग समाकलनीय होना चाहिए। तरंग फलन वर्ग समाकलनीय होना चाहिए। अर्थात तरंग फलन प्रसमानीकृत होना चाहिए। अर्थात तरंग फलन प्रसमानीकृत होना चाहिए। तरंग फलन प्रसमानीकृत होना चाहिए। देखो, प्रसमानीकृत का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिख लो, फिर उसके बाद समझाते हैं। लिखो, फटाफट लिखो, वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रल। वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रल। फुल स्टॉप। इट मीन्स वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। It means wave function should be normalized,
मतलब वेव फंक्शन यदि स्क्वायर इंटीग्रेबल है तो वो नॉर्मलाइज्ड होगा। कैसे कंडीशन देखो, यदि मैं बात करूं ऑल स्पेस की, ऑल स्पेस का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट। कई जगह आपको ऑल स्पेस भी लिखा हुआ मिलेगा। ऑल स्पेस का मतलब यही है कि वेव फंक्शन यदि मैं वन डायमेंशनल की बात करूं तो साइन और हमारा एक्स कॉमा टी स्क्वायर मॉड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान रखना जो इंटीग्रेशन है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डीटो से भी लिखते हैं, डीवी से भी लिखते हैं। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 यानी मैक्स, क्या बोलते हैं मैक्स। इसी को प्रोबेबिलिटी से भी लिखेंगे आगे, इसको मैक्स अधिकतम। इसी कंडीशन को बोलते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, प्रसामान्यीकृत कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नीचे ये लिखो, इसको बोलते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल, वर्ग समाकलनी। लिखो फटाफट तुरंत प्रभाव से। इसके आगे लिख लेना प्रायिकता भी लिख लो, प्रोबेबिलिटी। इसके 1 के आगे लिखना प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। और ब्रैकेट में इसके साइड में लिखना प्रसामान्यीकृत अवस्था, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। कितने पॉइंट हो गए? 7। 8वां पॉइंट इसी के अंदर चल रहा है सारा। ये नीचे लिख के 8वां पॉइंट लिखो, प्रत्येक गतिक चर के संगत, डायनामिकल वेरिएबल के संगत, प्रत्येक गतिक चर के संगत एक संकारक परिभाषित होता है। प्रत्येक गतिक चर के संगत एक संकारक परिभाषित होता है। इंग्लिश में लिखो नीचे 8वां पॉइंट, ऑपरेटर इज डिफाइंड कॉरस्पॉन्डिंग टू, ऑपरेटर इज डिफाइंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी डायनामिकल स्टेट, या वेरिएबल लिख लो, डायनामिकल वेरिएबल, डायनामिकल वेरिएबल। अब ये संकारक क्या होते हैं? 8वें पॉइंट को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और अलग से हेडिंग डालो संकारक, ऑपरेटर डालो, हेडिंग संकारक ऑपरेटर, हेडिंग डालो संकारक ऑपरेटर। लिखो भाई, इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन ये है कि इस ऑपरेटर को, ये भी कोई भी ऑपरेटर है, मान लो ए कैप, और इस पे कोई वेव फंक्शन ऑपरेट करोगे तो इस फंक्शन को चेंज भी कर सकता है और ये फंक्शन को सेम भी रख सकता है। जब सेम रखेगा तब मैं बताऊंगा क्या बोलेंगे उसे, आइगेन फंक्शन और आइगेन वैल्यू डिफाइन करेंगे। पर आप पहले संकारक लिखो, वह गणितीय संक्रिया जो कि एक अवस्था फलन, वह गणितीय संक्रिया जो कि एक अवस्था फलन को संक्रिया के पश्चात अन्य तरंग फलन में परिवर्तित करे, अन्य तरंग फलन में परिवर्तित करे, संकारक कहलाता है, संकारक कहलाता है, संकारक कहलाता है। इंग्लिश में लिखो ऑपरेटर। ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल टूल, या ऑपरेशन लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल टूल, कॉमा, that convert a wave function into other
into other after operation in second state नीचे वाले कॉमा is known as operator आइए कैसे संकारक को डेफिनेशन दिया गया कि जैसे गन्ने की मशीन होती है, मशीन इज ए ऑपरेटर, और ऑपरेटर जैसे ही गन्ना अंदर डाला मशीन में आपको जूस निकल गया, गन्ने से गन्ना था उससे आपको गन्ने का ही तो जूस मिला, उसी का क्या आ गया एक नया रूप, तो नए फलन में परिवर्तित कर दे। एग्जाम्पल है ऑपरेशन करते समय डॉक्टर कैप पहन के जाता है, इसलिए संकारक संक्रिया करने जा रहा है इसलिए इसके ऊपर कैप लगाई जाती है हमेशा। कोई भी ऑपरेटर है इसके ऊपर कैप लगा दी, टोपी पहन के जाता है ना, एक डॉक्टर टोपी पहन के नहीं जाता क्या ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ये ऑपरेशन करने जा रहा है तो इसके ऊपर कैप पहना देते, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है, इसके ऊपर एक फंक्शन साइन ऑपरेट किया और हमें एक क्या मिला अलग फंक्शन फाई, क्या मिल गया फाई। ये एक क्या है संकारक है, जहां ऑपरेटर, ये मानक समीकरण है जहां एक कैप क्या है एक संकारक है, ऑपरेटर है, संकारक। साइन और फाई क्या है ये आप बताओ मुझे। हाँ भाई, साइन क्या है पुराना फलन, ओल्ड फंक्शन, या आप बोल सकते हो पुराना फलन, और इसको क्या बोल सकते हो आप नया फलन, न्यू फंक्शन। बताओ कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल लेके तुम्हें बताया जाए तो सेम एग्जाम्पल होगा, जैसे देखो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके, पर एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं पहला वाला, ये जो आपको पसंद आए। कोई भी वेव फंक्शन मान लो साइन एक्स है, वेव फंक्शन साइन है जो कि क्या है साइन एक्स, क्या है साइन एक्स, और ए कैप क्या है उसके ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, अवकल संकारक है डी बाई डी एक्स। यदि इसके अंदर लगाया जाए इस ऑपरेशन स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में ए कैप साइन यानी आपका डी बाई डी एक्स, और यहां पे आएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा, और ये अवकलन होके क्या कर देगा इसको कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या है एक नया फलन फाई है, क्या एक नया फलन फाई। तो ये आपका क्या है एक संकारक डी बाई डी एक्स, कोस एक्स पुराना फलन है और वो कौन सा फलन है नया फलन। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर, जैसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आगे जाके मैं और बताऊंगा एग्जाम्पल इसके अंदर ही आइगेन वैल्यू, और उसके अंदर जैसे साइन बराबर आप टी स्क्वायर ले लो और ऑपरेटर ले लो ए कैप बराबर डी बाई डी टी, तो आपका क्या हुआ ए कैप साइन बराबर डी बाई डी टी, और बहुत से टी स्क्वायर बराबर 2t इज द न्यू फंक्शन फाई। इंटीग्रेशन भी ले सकते हो, आपको ज्यादा नहीं जाना है, जब क्वांटम पढ़ाएंगे तब और बताएंगे अच्छी तरीके से। ये दोनों एग्जाम्पल उतारो फटाफट तुरंत प्रभाव से, फिर आगे चलते हैं बेटा। संकारक के बाद उतारो, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखोगे वेर ए ऑपरेटर साइन ओल्ड फंक्शन और फाई न्यू फंक्शन, उतारो फटाफट। जल्दी उतारो, फिर आगे आपको कुछ वेरिएबल जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बताते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर कैसे होते हैं।
उतार लिया। यूनिट छोटी है, ध्यान रखना, कल इसके बड़ा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से क्लासेस एप्लीकेशन पे होगी, तो अपने 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 जो कोर्सेज है उसको परचेज कर लेना, आपकी इच्छा हो तो, आपको लगे सही तो, हाँ, आराम से। आपके ज्यादा और नहीं, और ऑपरेटर्स के बारे में सारा बताएंगे आपको क्वांटम जब पढ़ाएंगे। अभी के लिए जो बेसिक बेसिक आपके जो काम आएंगे बस उन्हीं के बारे में बात करेंगे। फटाफट उतार लो, फिर इसके बारे में कुछ के बारे में लिखवाएंगे आपको। इसी में चल रहा ऑपरेटर वाले में। एक पहले पढ़ेंगे राशि, कौन कौन सी राशि की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे गतिकीय चर, डायनामिकल वेरिएबल कौन से होते हैं, गतिकीय चर, डायनामिकल वेरिएबल। और लास्ट है संगत संकारक, जो उनके संगत संकारक होगा, संगत संकारक। कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। जैसे मैं राशि की बात करूं तो सबसे पहले स्थिति की बात कर लेते हैं अपन, पोजीशन की। किसकी बात कर लेते हैं, स्थिति, पोजीशन। अब पोजीशन को आप किससे लिखते हो, आर से भी लिखते हैं, बट जनरली अभी मैं क्या बता रहा हूं, वन डायमेंशनल, तो स्थिति को एक्स से लिखते हो आप। गति के चर किससे लिखा जाता है, स्थिति का एक्स से। उसका जो ऑपरेटर है ना वो हमेशा किससे लिखा जाएगा, एक्स कैप से। अब चाहे वाई कैप हो, जेड कैप हो, आर कैप हो, तो आर कैप समझ लेना। दूसरा है संवेग, इसकी बात कर रहा हूं मैं, संवेग यानी मोमेंटम। अब संवेग के कॉरस्पॉन्डिंग गति के चर कितना होता है, कैसे लिखते हैं इसको, पी वेक्टर। किससे लिखते हैं, पी वेक्टर। अब पी वेक्टर को देखो, एक वी में की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा इसको, देखो कैप लगा के लिखो, ऑपरेटर में जैसे ही लिखा जाएगा वो कैप लग जाएगा इसके ऊपर, क्या लग जाएगा, पी कैप। यदि वन डायमेंशनल की बात करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस आयोटा एच कट टेल बाई टेल एक्स। और यदि थ्री डायमेंशनल की बात करें इसमें तो और कुछ भी नहीं है, थ्री डायमेंशन होगा माइनस आयोटा एच कट और साथ में आएगा डेल ऑपरेटर। थ्री डायमेंशन की बात नहीं कर रहे ना अभी, ध्यान रखो। इसके अलावा हमारे पास दो और अभी के लिए जो जनरल नॉलेज के लिए बात करेंगे, एक हम पढ़ेंगे एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा एक हैमिल्टोनियन भी बताएंगे आगे जाके, पर अभी के लिए ऊर्जा की बात करें, एनर्जी। और एनर्जी को आप ऑपरेटर की फॉर्म में लिखोगे ई कैप, और ये होगा आयोटा एच कट डेल बाई डेल्टा टी, डेल बाई डेल्टा टी। एक और है जो आप यहां थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करोगे, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग को गतिक चर में दो तरीके से लिखा हुआ देख मिलेगा आपको, एक जे वेक्टर से और एक एल वेक्टर से। आप यहां आप एल वेक्टर से लिखना इसको। एल वेक्टर कैसे लिखा जाता है, आर क्रॉस पी वेक्टर, यही तो होता है, आर क्रॉस पी। यदि इसे ऑपरेटर की फॉर्म में निकालोगे तो वो आगे की बातें हैं, अभी के लिए एल कैप। और क्या लिखा जाएगा, आर कैप। क्या आता है इसके अंदर, आर। आर को तो आप वेक्टर की फॉर्म में लिख देना, पर अभी के लिए मैं इसको इसके अंदर लिख दे हूं आर कैप, आर वेक्टर और क्रॉस माइनस आयोटा एच कट और डेल
त्रिविमी लिख देता हूं। बाद में आप Lx को अलग पढ़ोगे, Ly को अलग पढ़ोगे, Lz को अलग पढ़ोगे, वो बाद में बताएंगे। जैसे Lx है तो उसमें आता है आयोटा H कट और क्या आता है R क्रॉस, ठीक है, x px माइनस pxx, वो बता देंगे आपको पूरा निकाल के, ठीक है। अभी के लिए चार्ट आपको ध्यान में रखना है, ये उतारो फटाफट, तुरंत प्रभाव से, अच्छा सुंदर सुंदर तरीके से उतारना। और इंग्लिश मीडियम वाले पहला लिखो इसको फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। दूसरा लिखो डायनामिकल वेरिएबल, और तीसरे को लिखो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। फिजिकल क्वांटिटी, डायनामिकल वेरिएबल और कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। इसको पोजीशन, इसको मोमेंटम, इसको एनर्जी, इसको एंगुलर मोमेंटम। उतारो फटाफट। अच्छी तरीके से उतारना भाई, उतार के बताओ फटाफट। अब आपको नॉर्मलाइजेशन करना सिखाएंगे, ठीक है ना, फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। कल की क्लास के अंदर लगभग क्वांटम वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कल बोस, आइंस्टाइन और वो फर्मी डिराक में से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखवाएंगे। क्लास 8:15 से 9:15, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे डालते ही अपन, मंडे से अपनी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि काफी अच्छे होंगे। दूसरी बात यह है कि आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपको कल वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपर तरीके से लेना। इन चीजों को भी कल ध्यान से पढ़ के आना, किस तरीके से क्या है सारी चीजें। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बता देना। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलेंगे अपन 8:15 से 9:15। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।